बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके लिए आज का जो टॉपिक है वो है ड्रग्स अफेक्टिंग रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन एंजाइम सिस्टम। अच्छा, ये जो रास मैकेनिज्म है ये आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है, किस तरह से होता है। इसको अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से है कि आप लोगों को ये मालूम है कि किडनी में, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि किडनी में एक पोर्शन बनता है जो कि एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल्स के दरमियान में बनता है, और वहाँ से जो है वो जो लेवल है ब्लड प्रेशर का वो मेंटेन होता है और उसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहा जाता है। अगर आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक छोटा सा यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आपको मैंने बताया था, एक होता है एफरेंट आर्टीरियोल, दूसरा इफरेंट आर्टीरियोल होता है। और अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें ताकि आपको ये बता सकूं मैं कि ये जो पोर्शन है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर ये हो गया एफरेंट आर्टीरियोल, ये इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, और यहाँ पे ये कहलाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पे जो इनकी आपस में जो मिलने वाली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके ऊपर जो है वो मॉडिफाइड एपिथेलियम होती है, ठीक है, और ये मैक्यूला डेंसा कहलाती है। अब ये जो मैक्यूला डेंसा है, बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये पहले जो ब्लड जो आ रहा है, जो एफरेंट और डिफरेंट आर्टीरियोल में, इनके प्रेशर को रेगुलेट करती है, और उस रेगुलेशन के नतीजे में अगर तो ब्लड प्रेशर में फॉल आ रहा है तो ये इस मैकेनिज्म को स्टार्ट करती है, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो फिर रिलीज करता है रेनिन। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी देखो, आपका सिंपली हो क्या रहा है कि एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिनोजिन कहला रहा है, ये लिवर से रिलीज होता है। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आपकी किडनी ने से फॉर एग्जांपल जो जो ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे थे, दिस वन, जो कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहलाता है, JGA। ये जेस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो है वो रेनिन रिलीज करवाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ किडनी से रेनिन रिलीज हुआ। अब ये जो रेनिन रिलीज होता है ये कब रिलीज होगा? जब इनमें डिक्रीज हो रही है रीनल परफ्यूजन जेस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से। ठीक है जी। रेनिन रिलीज हुआ और ये रेनिन जो है वो क्या कर रहा है कि एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू एंजियोटेंसिन 1। नाउ दिस एंजियोटेंसिन 1 बेसिकली इज कन्वर्टेड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट होता है। अच्छा, रेनिन जो है वो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये हार्मोन है, ये हार्मोन नहीं है, ये एंजाइम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ से एंजियोटेंसिनोजिन निकली, एंजियोटेंसिनोजिन ने एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्जन किया। इसमें से कुछ ये होता है कि इट्स बेसिकली पॉलीपेप्टाइड, और उसमें से कुछ जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में एंजियोटेंसिनोजिन से एंजियोटेंसिन 1 बन जाता है। Now this angiotensin 1 then is converted into angiotensin 2 with the help of an enzyme which is known as ACE, यानी angiotensin converting enzyme। कहाँ से रिलीज होता है जी? ये सरफेस ऑफ पल्मोनरी एंड रीनल एंडोथेलियम रिलीज करते हैं, यानी किडनी और जो लंग्स हैं वहां से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज होता है। और ये क्या करता है? स्टिमुलेटरी सिग्नल है इसका, जिसके नतीजे में एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 जो है बेसिकली इसका काम क्या है? 2-3 काम है यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। पहला काम क्या करता है ये कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ये एनहांस करता है। ये आपको देख सकते हैं, ये जो स्लो डाउन हुई थी वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा काम ये क्या कर रहा है कि ट्यूबुलर सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम की एक्सक्रीशन को ये इंश्योर करता है और साथ में वाटर रिटेंशन कराता है। खाली यहीं से नहीं कराता, यहाँ से इन एडिशन टू दैट एंजियोटेंसिन 2 रिलीजेस फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन को, और ये एल्डोस्टेरॉन फिर एडिशनली ये वाला काम करवाता है जिसमें आपके पास क्या हो रहा है? वाटर जो है वो, ये आपका, ये देख लीजिए, ये जो पोर्शन है जो येलो कलर का है, इसका मतलब है यहाँ यूरिन बन रहा है। और ये जो पोर्शन है ये क्या कहना चाहिए इसको? इंटरसेल्यूलर स्पेस है, इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि जो सोडियम यहाँ बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है। पोटेशियम अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो गया, यानी सीक्रीशन हो रही है। क्लोराइड भी बाहर आ रहा है, वाटर भी बाहर आ रहा है। सही है जी। तो अब आपके पास क्या हुआ कि ये जो कंबाइन एक्शन हो रहा है किसका? एंजियोटेंसिन 2 का, कि जो है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है और साथ में एल्डोस्टेरॉन को भी रिलीज करवा रहा है, और एल्डोस्टेरॉन जो है वो फिर एग्जैक्टली
यही काम को इनहेंस करता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जो है वो वाटर की रिटेंशन होती है, और ये वाटर जब रिटेंशन होने के बाद जब सर्कुलेशन में जाता है तो ये जो सर्कुलेशन में जाके ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास जो है एक और जो चीज है वो ये होती है कि एंजियोटेंसिन, जैसे कि नाम से जाहिर है, अगर आप इसको ब्रेक करें तो एंजियोटेंसिन जब अगर आप बोल रहे हैं तो एंजियो मींस वेसल, ठीक है, और टेंसिन का मतलब क्या है, टेंशन। ठीक है जी, अब टेंशन का मतलब क्या हुआ कि वेसल्स के अंदर टेंशन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेसल्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो रही है। ठीक है जी, तो वेस्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेसल्स के अंदर टेंशन आएगी। तो एंजियोटेंसिन क्या कर रहा है कि आर्टीरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, जिसके नतीजे में अगेन ब्लड प्रेशर जो है वो राइज होता है। अच्छा, तीसरा काम जो ये करता है एंजियोटेंसिन 2, ये करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके एक पॉजिटिव क्या कहना चाहिए स्टिमुलेटरी इफेक्ट देता है, जिसके नतीजे में पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है एडीएच, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसके सिक्रीशन के नतीजे में आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपकी किडनी के अंदर सेल्स होते हैं इन द कलेक्टिंग टिब्यूल्स, जो बिल्कुल एंड का जो पोर्शन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद वाला, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स, वहां पे से जो मेम्ब्रेन होती है जो उसके अंदर आपके पास एक्वापोरिन मतलब बनता है, यानी जो पोर्स बनते हैं फॉर द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होता है जब एडीएच रिलीज होता है। तो एडीएच जो है वो सॉल्ट के बगैर खाली वाटर का जो है वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जबकि उसके मुकाबले में एल्डोस्टेरोन जो है वो सॉल्ट की रिटेंशन कराता है, जिसके नतीजे में वाटर डिफ्यूज होकर आता है। ये दोनों में खासा डिफरेंस है, ये याद रखिएगा कि जो एल्डोस्टेरोन है वो बेसिकली सोडियम का रिटेंशन करा रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब होकर आ रहा है। तो इसलिए हम आप कहते हैं कि जी सोडियम वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, जबकि उसके मुकाबले में जो एडीएच है वो एक्वापोरिन के थ्रू स्पेसिफिकली खाली वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है। ठीक है जी, तो ये पूरा मैकेनिज्म है जो कि आपका रास मैकेनिज्म कहलाता है, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। अब ये जो चीज है ये बेसिकली क्या कर रही है कि आपका जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ऑब्वियसली, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हो क्या रहा है उसके नतीजे में वाटर एंड सॉल्ट की रिटेंशन हो रही है, इफेक्टिव वॉल्यूम आ जाता है सर्कुलेशन में, परफ्यूजन ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऑब्वियसली उसके नतीजे में ये नेगेटिव फीडबैक आता है ताकि रेनिन की रिलीज रुके। जैसे ही ये रेनिन की रिलीज रुकेगी तो ऑब्वियसली ये तमाम का तमाम जो मैकेनिज्म अभी हम पढ़ के बैठे हैं वो सारा का सारा जो है वो नलिफाई हो जाएगा, और ऑब्वियसली फिर उसके नतीजे में क्या होगा कि जी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कम हो जाएगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, एडीएच का सिक्रीशन रुक जाएगा। नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि एंजियोटेंसिन 2 की जो कन्वर्जन है वो रुक जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, मसला क्या है कि अब हम जब अगर हम बात करते हैं कि जी ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट के हवाले से, जब हम ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है वो काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि हमने बताया कि जरा सी भी हाइपोटेंशन होती है तो उसके नतीजे में जो है वो मतलब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल साइड पे रेगुलेट कराने के लिए जो है वो आपकी रास मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पेशेंट है जिसको ऑल टुगेदर हाइपरटेंशन हुआ है तो उसको इस प्रॉब्लम से हटाने के लिए, उसको इस प्रॉब्लम से मतलब करने के लिए मतलब प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने का जो एक तरीका है वो क्या है कि आप इस पूरे मैकेनिज्म को स्लो डाउन कर दें, स्टॉप कर दें। जब ये मैकेनिज्म स्टॉप होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे जो सॉल्ट रिटेंशन हो रही है और जो वाटर रिटेंशन हो रही है वो बंद हो जाएगी। इस जगह से वाटर रिटेंशन बंद होगी, इस जगह से वाटर रिटेंशन बंद होगी। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका डाइल्यूट यूरिन पास होगा। जब डाइल्यूट यूरिन पास होगा तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियसली बात है ब्लड प्रेशर गिरेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक पीछे जो है वो बैकग्राउंड है जिसके नतीजे में हम जो है वो बेसिकली रेनिन एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाएं तो रेनिन एंजियोटेंसिन की जो ड्रग्स हैं वो दो तरह की ड्रग्स हैं जिनको हम काम कर रहे होते हैं। पहली चीज तो जो इनकी जो बहुत मोटी सी जो सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से इन ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेजर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स इज दैट साइड इफेक्ट्स आर मतलब कंपैरेटिवली जो बाकी की जो ड्रग्स हैं उनके हिसाब से इनके जो हैं वो लो एडीआरस हैं।
ठीक है, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो है वो कम है। लेकिन जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। रास मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाली जो ड्रग्स हैं वो दो तरह की हैं। पहली तो जैसे हमने आपको बताया कहलाती हैं एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स क्या करी हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करें। ठीक है जी, इनहिबिटिंग दी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब अगर हम बैक वाली पिक्चर के ऊपर दोबारा आए तो ड्रग एस इनहिबिटर इस जगह काम कर रही है। ठीक है जी, जब इस जगह पे वो काम करेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जो एंजियोटेंसिन 2 है इसमें कन्वर्जन रुकेगी। एंजियोटेंसिन 2 से जो होने वाले सारे काम हैं वो रुक जाएंगे। लेकिन असल में मसला क्या आ गया है इसकी वजह से कि जी एस को अगर आप बंद भी कर दें तो एंजियोटेंसिन 2 और भी बहुत सारे तरीकों से बनता है जिनको अभी हम डिस्कस करने लगे। सो अब जो प्रॉब्लम आई उसके नतीजे में एक नया ग्रुप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है जी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एंजियोटेंसिन मौजूद हो चाहे ना हो, जहां जहां पे इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिन जिन जगहों पे जाके ये अपना काम कर रहा है, यानी ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है जी, पिट्यूटरी हो गया, उसके अलावा फिर जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स हो गई, इन तमाम जगहों पे जाके यहाँ पे रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड करेगा, रिसेप्टर को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा। एंजियोटेंसिन भले से मौजूद हो सर्कुलेशन में, वो अपनी जगह पे रिसेप्टर पे जाके जब बाइंड नहीं करेगा तो वो ऑब्वियसली इफेक्ट नहीं आ सकेंगे। वजह उसकी क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी रिसेंटली ये भी मैकेनिज्म पता चला है कि जी एंजियोटेंसिन 2 खाली एस इनहिबिटर्स नहीं बना रहे होते, उसके अलावा मतलब एस जो एंजाइम है खाली उससे नहीं बन रहा होता। दो तीन मैकेनिज्म हैं जिनमें एंजियोटेंसिनोजिन से डायरेक्ट भी एंजियोटेंसिन 2 बन सकता है और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 एस के अलावा भी बन सकता है। तो उसकी वजह से अब ये प्रॉब्लम आई है, तो उसको देखते हुए ज्यादा जो टारगेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है एआरबीज को, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को, ताकि जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपना जो मकसद है वो पूरा कर सकें। इनको एआरबीज भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स हैं जो कि अदर देन एस मैकेनिज्म्स हैं, उनमें एक है कैथेप्सिन जी। ठीक है। अच्छा, कैथेप्सिन जी क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजिन से डायरेक्ट एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कैथेप्सिन जी के अलावा एक और जो मैकेनिज्म है जिसमें ये पाथवे है जो बना रहा है वो है टोनिन पाथवे। अच्छा, अगेन इन तमाम जो मैकेनिज्म्स हैं टोनिन पाथवे के हवाले से अगर हम बात करें तो हाँ, ये जो पता चला है वो ये कि जी कैथेप्सिन जी जो है वो किसी और जो ऑर्गेनिज्म है लाइक हैमस्टर या पता नहीं किसका, उसके किडनी से ये कैथेप्सिन जी रिलीज होता है, ये एंजाइम। ठीक है। टोनिन जो है वो रैट के सबमेंडिबुलर ग्लैंड में पाया गया है, तो ये भी बना रहा होता है। अच्छा, अभी इसको कंफर्म नहीं है प्रॉपर मैकेनिज्म, काफी मैंने ढूंढा आप लोगों को समझाने के हिसाब से, जितना कोई खास चीजें मिली नहीं कि जी पूरा मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से काम होता है। हाँ, ये जरूर पता है कि डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है एंजियोटेंसिनोजिन से एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, ये दोनों मैकेनिज्म से, यानी कैथेप्सिन जी और टोनिन से। एक और जो मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है कि उसको हमने कैथेप्सिन का नाम दिया है, कैथेप्सिन ए। ठीक है जी। और उसके अलावा काइमेज एंजाइम। काइमेज के हवाले से इन्होंने बताया कि ये ह्यूमन हार्ट काइमेज है, ये नहीं ह्यूमन हार्ट के अंदर बन रहा होता है। तो इसको हमने पहले तो ये किसी और एनिमल के अंदर, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल था या हैमस्टर था या क्या था, उसके अंदर से निकला था, लेकिन अभी इसको जो है वो ह्यूमन काइमेज एंजाइम सिस्टम कहा गया है। ये क्या करता है? ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। ठीक है, यानी ये वही मैकेनिज्म है जहां पे एस काम कर रहा था, उसकी जगह पे कैथेप्सिन ए और काइमेज जो है, ह्यूमन हार्ट काइमेज जो है, वो एंजियोटेंसिन 1 से डायरेक्ट एंजियोटेंसिन 2 बना देते हैं।
ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा हो गया है तो आपका जो एंजियोटेंसिन 2 तो बन गया ना, अगर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप एस इनहिबिटर की, तो आपकी ये जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ये होता है कि आपका जो है एंजियोटेंसिन 2 अवेलेबल हो जाता है। तो वो जो मैकेनिज्म आप एस इनहिबिटर्स देकर कर रहे थे, जो लेना चाह रहे थे, जो रिजल्ट लेना चाह रहे थे, वो इन द लॉन्ग रन आने बंद हो जाते हैं। ठीक है जी, तो उसकी वजह से फिर डॉक्टर्स ने ये रखा है कि जी अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास जो बेटर चॉइस होती है वो उसके मुकाबले में फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स रह जाती है, कि आप जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे दें। और क्योंकि अगर एंजियोटेंसिन 2 किसी भी मैकेनिज्म से बन रहा है, चाहे ए से बन रहा हो या किसी से भी बन रहा हो, बेसिकली आपका टारगेट ऑक्यूपाइड है, यानी दैट टारगेट जो आपका जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है वो ब्लॉक्ड हो गया, टारगेट ऑक्यूपाइड है, ये जाके जो है वो ड्रग जो है वो कॉम्पिटिटिवली जाके उसी टारगेट पे बाइंड कर जाती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपको इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए आपके पास एंजियोटेंसिन 2 जो है, जैसे मैंने आपको बताया एल्डोस्टेरोन बनाता है, इसके जो दो अदद रिसेप्टर्स हैं 82 एंड 81 रिसेप्टर्स हैं। 82 रिसेप्टर को हम नहीं छेड़ रहे होते हैं, वो यहाँ पे वेजोडाइलेशन करा रहा होता है और एंटी प्रोलिफरेशन करा रहा होता है। तो बेसिकली इसका एज सच ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे जो टारगेट है जिसको हमें बेसिकली बंद करना है 80 के जो रिसेप्टर्स हैं, जो ARB है यूजुअली, दैट इज ऑलवेज टारगेटेड टुवर्ड्स 81 रिसेप्टर्स। 81 रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, सेल ग्रोथ, सोडियम वाटर रिटेंशन और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन कराते हैं। ये सारी चीजें इनको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पीछे चले जाएं, अगर 81 रिसेप्टर्स आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी के लिए मौजूद हैं, ठीक है जी, यहाँ पे मौजूद हैं, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करा रहे हैं, इस जगह पे वाटर रिटेंशन हो रही है और वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है। ये वो चार जगह हैं जहां पे आपके 81 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, 81, ठीक है जी, 81 एंड दिस इज 81 अगेन। तो ये वो जगह हैं जहां पे अगर आप इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है ये तमाम के तमाम काम रुक जाएंगे और आपको एक प्रोलॉन्ग इफेक्ट मिल सकेगा जो कि हम चाह रहे हैं होना। ठीक है जी, सो इसके ब्लॉकेज के नतीजे में क्या होगा, वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन के नतीजे में ब्लड प्रेशर गिरेगा। फिर इसको छोड़ दें, सेल्यूलर ग्रोथ को छोड़ दें, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन नहीं हो सकेगी तो डाइल्यूट यूरिन पास होगा। डाइल्यूट यूरिन को हम क्या कहते हैं, डायूरेसिस। ठीक है जी, डायूरेसिस के नतीजे में क्या होगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। ऑब्वियसली सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है तो उसकी जगह पे अगेन वेजो डायलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, हार्ट की जो हार्ट रेट है वो कम होगा, तो हार्ट रेट कम होने के नतीजे में क्या होगा कि आपका हार्ट जो है वो कम पंप करेगा, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली अंजाइना की तरफ भी जा सकते हैं, यानी आपका जो कॉरोनरी वेजोडाइलेशन है उसकी तरफ भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सिंपैथेटिक इनएक्टिवेशन जो कि मेजर टारगेट है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सिंपैथेटिक इनएक्टिवेशन एज फार एज ब्लड वेसल्स आर कंसर्न एंड एज फार एज हार्ट रेट इज कंसर्न बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर जो है वो पेशेंट को आप मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो बेसिकली ये था। अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एस की के नेगेटिव पार्ट को एड अप करने के लिए भी, से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जी एस इनहिबिटर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, तो एस इनहिबिटर इस्तेमाल करने के नतीजे में एक तो काम ये हो रहा है कि जी एंजियोटेंसिन 2 जो है वो नहीं बन पा रहा। दो काम हो रहे हैं ना, कि एक तो ये हो रहा है कि जी एंजियोटेंसिन 2 जो है वो नहीं बन पा रहा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल काम और भी हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, ब्रेडिकाइनिन की डिपोजिशन, ब्रेडिकाइनिन की डिपोजिशन हो रही है, यानी इसके जो मतलब बढ़ रहा है सर्कुलेशन में, इसका अमाउंट बढ़ रहा है। एंजियोटेंसिन 2 वेजोडाइलेटर है, मतलब इसकी इनहिबिशन होगी, वेजोडाइलेशन होगी। ब्रेडिकाइनिन इटसेल्फ इज हैविंग इट्स वेजोडाइलेटर इफेक्ट्स, तो अगेन आपकी मतलब वेजोडाइलेशन बढ़ जाएगी। तो इससे एक आप यूं भी समझ सकते हैं कि इसको आप एडवर्स इफेक्ट की तरफ भी ले जा सकते हैं, कि खाली एक नहीं दो मैकेनिज्म से वेजोडाइलेशन होगी तो नेट रिजल्ट क्या आ सकता है, नेट रिजल्ट ये आ सकता है कि जी एक्सेसिव हाइपोटेंशन हो जाए, जो कि पेशेंट के लिए अनबेयरेबल भी हो सकती है, जो कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ लेकर जाएगी। ठीक है जी, और लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि एज सच एस इनहिबिटर्स का हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट के ऊपर जो है वो रोल नहीं है, ठीक है। आपकी जो अभी हमने इससे पहले वाली जो ड्रग्स पढ़ी थी उनका हार्ट रेट के ऊपर और कार्डियक आउटपुट के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा था, ये चीज यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए इसको कंपैरेटिवली सेफर ड्रग के तौर पे कहा जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगेन इससे एक चीज और भी साबित हो रही है कि इसकी वजह से इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आप एरिथमियाज के हवाले से नहीं ले पाएंगे कि आप जैसे एरिथमिया में आप पेशेंट को दे सकते हैं, तो एरिथमिया के पेशेंट को एज सच इस ड्रग के देने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो इसका हार्ट रेट के ऊपर या जो आपका जो साइनस रिदम मेंटेन हो रहा होता है जो कि आमतौर पर ड्रग्स कर रही होती हैं, वो उसके ऊपर इसका रोल नहीं आ रहा होता। ऑलराइट जी, इसके बाद फिर आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आगे हमने डिस्कस करना है वो है एडीआरस, और एडीआरस में बेसिकली पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है, तो एस को हम पहले देख लेते हैं। एस के हवाले से बात कर रहे हैं हम। एस इनहिबिटर्स में जो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट है वो है कफ, और कफ भी कैसी है, ड्राई है, ठीक है जी, और नॉन प्रोडक्टिव है। नॉन प्रोडक्टिव कफ का मतलब याद रखिएगा क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ या ड्राई कफ का मतलब क्या होता है कि पेशेंट इज ओनली कफिंग, ठीक है, पेशेंट डू नॉट एक्सपेल स्प्यूटम, नो स्प्यूटम कफ जो कहलाती है, बिल्कुल जो ड्राई कफ होती है पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल हो जाती है, क्योंकि बेसिकली अगर हो क्या रहा होता है कि अगर प्रोडक्टिव कफ होती है तो आप थोड़ा सा भी खांस रहे होते हैं तो उसके बाद जो है वो हो क्या रहा होता है कि उसके नतीजे में थोड़ा सा स्प्यूटम निकल आता है, तो स्प्यूटम निकल के एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है पेशेंट को कि हाँ जी कुछ निकला, उसके वजह से एक थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन भी होती है और पेन कम होता है, क्योंकि लंग्स को इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ा होता, स्प्यूटम बाहर आ जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर स्प्यूटम मौजूद ही नहीं है, ड्राई कफ है, तो वो पेशेंट के जो मसल्स हैं, तमाम जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, जो चेस्ट के मसल्स हैं, जो डायफ्राम है, उसको बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। सो ड्राई कफ इज बेसिकली अ न्यूसेंस फॉर अ पेशेंट, और अगर वो आप दवा लेने की वजह से उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो ऑब्वियसली और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। पीछे इसके रीजन क्या है, जो ये जो कफ हो रही है ये क्यों हो रही है, ये दो वजूहात की वजह से हो रही है, क्योंकि आपका जो एस इनहिबिटर्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो चीजों की डिपोजिशन करा रहे हैं, एक इज सब्सटेंस पी और दूसरा जो है वो है ब्रेडिकाइनिन, जो कि अभी मैं आपको 2 मिनट पहले ही बता के आई हूँ, ठीक है जी। सब्सटेंस पी का क्या काम हो रहा है कि ये जो है वो सब्सटेंस पी जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, और इस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, ठीक है जी। अब इस ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में आपको पता है कि वैसे ही क्या होगा कि जी जो एयर पैसेज है वो छोटा हो जाएगा, जब एयर पैसेज छोटा हो जाएगा तो उसमें जब ब्रीदिंग पेशेंट कर रहा होता है तो उसमें उसको क्या होता है कि काफी मतलब स्ट्रेस देना पड़ रहा होता है, और वो जो स्ट्रेस होता है वो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो उसको मतलब फोर्स लगाना पड़ होता है। एक ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म आपको पता है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता आप ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपकी फोर्स ब्रीदिंग हो जाती है तो आपको बाकायदा एफर्ट लगानी पड़ रही होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी, नाक, चेहरे के मसल्स, गर्दन के मसल्स और साथ में पूरे चेस्ट के मसल्स जो है वो अकड़ जाते हैं, और आपको बाकायदा से फील हो रहा होता है कि यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ वर्क, तो उसमें एनर्जी भी वेस्ट हो रही होती है। सो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बेसिकली यहाँ पे लीड करता है, और जब वो बहुत ज्यादा थकन हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट जो है वो कफ करना शुरू कर देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर जो दूसरी चीज है ब्रेडिकाइनिन, वो क्या कर रहा है कि आपका जो सेंट्रल जो कफ रिफ्लेक्स है जो ब्रेन से आता है, कफ रिफ्लेक्स की जी समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके नतीजे में कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है, ताकि कोई भी चीज जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रॉब्लम में गिरफ्तार कर रही है, कफ रिफ्लेक्स उस की नतीजे में क्या होता है कि जी वायलेंट एयर का एक्सपल्जन होता है, ताकि रास्ते में अगर कोई भी चीज है जो कि एयरवे को ब्लॉक कर रही है और एयरवे को प्रॉब्लम में लेकर आ रही है, तो वो कफ रिफ्लेक्स के नतीजे में वो जो वायलेंट एक्सपल्जन ऑफ एयर होता है उसके नतीजे में वो चीज डिसलॉज हो जाती है, एयरवे क्लियर हो जाता है और आप की कफिंग रुक जाती है। लेकिन चूंकि अब क्या हो रहा है कि जी ऑटो सेंसिटाइजेशन हो रही है, कंटिन्यूसली जो है वो आपका ब्रेन जो है वो कफ रिफ्लेक्सेस दे रहा है, तो आप खांसते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये भी एक रीजन है कफ होने का। सो यूजुअली कहा ही जाता है कि जी अगर ड्रग को विथड्रॉ करा लिया जाए विद इन ड्यू टाइम, जैसे ही वो रहे,
तो फिर ये जो सिम्टम है ये रिलीफ हो जाता है. सो कफ बेसिकली इज काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक एंड मेजर रीजन फॉर द विड्रॉल ऑफ द ड्रग, क्योंकि जब तक आप इसको विड्रॉ नहीं करेंगे तो पेन मतलब पेशेंट को कफ होती रहेगी. सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइट हेडेडनेस जो आता है पेशेंट को, रिजल्टिंग इन डिजीनेस. ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वाले में. डिजीनेस कब आएगी? जब हाइपोटेंशन होगा. हाइपोटेंशन के नतीजे में जो है वो ब्रेन के अंदर भी जो है वो ब्लड सप्लाई कम होगा. उसके नतीजे में जो है पेशेंट को पहले लाइट हेडेडनेस ही फील होगी और उसके बाद फिर वो डिजी हो जाएगा. रेयरली होता है लेकिन आमतौर पे हाइपोटेंशन की वजह से होता है. फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अच्छा खासा मेजर लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट बन सकता है. इट्स हाइपरकैलेमिया. ठीक है जी. हाइपरकैलेमिया क्या है कि अभी आपको हम 2 मिनट पहले बताए थे कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो रिलीज करवा रहा होता, मतलब वो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को मेंटेन कर रहा होता है. यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि 3.5, आपको मालूम है कि पोटेशियम बेसिकली जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनायन नहीं है, इट्स इंट्रा सेल्यूलर एनायन. तो जो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनायन है उसकी बेसिकली जो 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 लेवल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है. 3.5 टू 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अब अगर ये चीज आपको अवेलेबल ना हो पाए तो उसके नतीजे में क्या होता है कि अगर 5.5 या मतलब यूं समझ लें कि जी 5.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर अबव हो गया तो ये हाइपरकैलेमिया मतलब हाइपरकैलेमिया अनाउंस हो जाएगा. ठीक है जी. और ये काफी कार्डियोटॉक्सिक हो सकता है. सो इस लेवल के अंदर मेंटेन करना काफी जरूरी है. अब आपका क्या है कि जो रास मैकेनिज्म है उसमें एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या कर रहा था, अगर हम वापस उस पिक्चर पे जाएं तो अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और पोटेशियम की सीक्रेशन हो रही है. और ये कौन करा रहा है? एल्डोस्टेरॉन करा रहा है. ये आप देख सकते हैं यहाँ से ना, ये जो मैकेनिज्म है ये. ठीक है. अब इसमें ये जो पोटेशियम की जो एक्सक्रीशन है ऑब्वियसली ये रुकेगी जब आप ये पूरा रास मैकेनिज्म बंद कर देंगे तो जो है ये पोटेशियम की एक्सक्रीशन रुकेगी. नेट रिजल्ट क्या होगा उसके नतीजे में कि एस इनहिबिटर्स जो है वो पोटेशियम की एक्सक्रीशन को रोकेंगे और सोडियम की एक्सक्रीशन को मतलब अनचेक्ड जाएगी ना. तो उसके नतीजे में क्या होगा, पोटेशियम के लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे और वो फिर जो है वो कार्डियोटॉक्सिक हो सकता है. सिम्टम्स क्या हैं इसके जो फिर पोटेशियम रिटेंशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली वीकनेस महसूस होती है पेशेंट को. उसके बाद फिर कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो. फिर मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं. एंड इफ दैट इज नॉट checked out, arrhythmias. ठीक है जी. आपको मालूम है पोटेशियम की ज्यादती क्या करेगी? हाइपरपोलराइजेशन करेगी. हाइपरपोलराइजेशन के नतीजे में आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाएगा और हार्ट रेट जो है वो खतरनाक हद तक कम हो सकता है. ठीक है जी. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको देखना बहुत जरूरी है. और यहाँ पे जो है वो आते हैं ब्रेडी एरिथमियाज. यूजुअली जो है वो ब्रेडी एरिथमियाज आ जाते हैं. और उसके अलावा अगर हम उसके आगे जो अभी मैंने रिसेंटली क्लिनिकली जो चीज जो नोट की उसमें ये था कि आपको जो है वो इन्वर्जन ऑफ एसटी सेगमेंट. ठीक है जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूजुअली इसको देखना बहुत जरूरी होता है. अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है एक और चीज है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है पेशेंट के लिए, एंड दैट इज योर एंजियोएडेमा. Angioedema is basically the swelling of respiratory mucosa. ठीक है जी. सिवियर एयरवे सोल्यूशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, यानी इतनी मतलब आपको पता है कि नीचे जाके आपका जो एयरवे है वो बहुत ही माइन्यूट जो ट्यूब्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो वहां पे अगर बेसिकली स्वेलिंग हो जाएगी तो वो प्रैक्टिकली आपका जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाएगा. तो एयरवे स्वेलिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, और ये यूजुअली ब्रेडिकाइनिन की वजह से हो रहा होता है जो कि हम ऊपर पढ़ के बैठे हुए. मेजर कल्प्रिट इज ब्रेडिकाइनिन डिपोजिशन लीडिंग टू रेस्पिरेटरी इमरजेंसी. बहुत रेयर होता है बट इट कैन लीड टू इमरजेंसी, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, जिसमें आपको इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रीट करना पड़ रहा होता है. फिर उसके बाद आता है डिस्गोजिया.
Dysgeusia is the presence due to presence of self-hydral moiety after taste आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 हुआ था ना, 5 लिख लें जी। डिस्गाउजिया, डिस्गौजिया जो है वो बेसिकली क्या है कि आफ्टर टेस्ट आना पेशेंट के लिए, और मेटालिक टेस्ट आ रहा होता है और बहुत ही पेशेंट को जो है वो अनबियरेबल हो रहा होता है। सो दीज आर दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ दी एस इनहिबिटर्स। अच्छा, इसके बाद फिर जब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो प्रिकॉशंस जो हैं वो यही है कि अगर पेशेंट ने पहले किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन दिया हुआ है, एंजियोडेमा की हिस्ट्री है, किसी किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी की हिस्ट्री है, तो या पहले एस की वजह से कोई पहले कोई अच्छा खासा प्रॉपर किस्म का रिएक्शन आ गया था, हार्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आ गए थे, तो ऐसे पेशेंट को आपने नहीं देना है, और अगर देना है तो बहुत मॉनिटर करके देना है। और जैसे ही इनिशियल सिम्टम्स जनरेट होते हैं वैसे ही आपने ड्रग को जो है वो बंद कर देना है। इंटरैक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस इनहिबिटर्स के, अगर आप देखें तो काफ़ी गड़बड़ कर सकता है ये अगर मुख्तलिफ ड्रग्स के साथ दिया जा रहा है इसको। डायूरेटिक्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि ब्लड वॉल्यूम को गिराते हैं। आप डायूरेटिक्स के साथ आमतौर पे इसको नहीं दे रहे होते हैं। वजह क्या है इसकी कि अगर आपने डायूरेटिक दिया है तो ब्लड वॉल्यूम गिरेगा। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम के नतीजे में, एक मिनट ठहर जाए, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम लीड्स टू डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। अब आपको मालूम है कि जैसे रीनल ब्लड फ्लो गिरता है तो रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है ताकि रीनल ब्लड फ्लो को दोबारा से मेंटेन किया जा सके। अब से फॉर एग्जांपल आपने डायूरेटिक के साथ एस इनहिबिटर्स दे दिए तो होगा क्या कि ये जो रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ है इसको रास मैकेनिज्म को आपने रास मैकेनिज्म से आप उसको मेंटेन करते और किडनी नॉर्मल हो जाता। रास मैकेनिज्म आपने पहले ही बंद किया हुआ है। जब रास मैकेनिज्म बंद हुआ हुआ है तो आपको ब्लड फ्लो का जो मतलब रिवाइवल है वो नहीं हो पाएगा और किडनी जो है वो डैमेज हो जाएगी उसके नतीजे में, और किडनी को शुरू में रिवर्सिबल और बाद में इरिवर्सिबल डैमेज हो सकती है। ठीक है जी। दूसरा जो है वो ये है कि इसको आप एनसेड्स के साथ नहीं दे सकते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं उनके साथ भी आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो यूजुअली क्या कर रही होती हैं कि रीनल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं एनसेड्स। अब रास मैकेनिज्म अगर एक्टिवेटेड है तो जो वेजोडाइलेशन हो जाएगी और रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में किडनी अपना जो मेंटेनेंस है वो कर सकेगी। लेकिन अगर आपने एनसेड्स और एस इनहिबिटर्स एक साथ दे दिए हैं तो क्या होगा कि एनसेड्स ने वेजो कंस्ट्रिक्शन की, रास में जो वो है जो एस इनहिबिटर्स हैं उन्होंने रास मैकेनिज्म को बंद कर दिया। नेट रिजल्ट रीनल ब्लड फ्लो एकदम से गिरेगा, किडनी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और नेट रिजल्ट होगा किडनी डैमेज का। तो ये बेसिकली ये दोनों जो ड्रग्स हैं वो साथ में आप एस इनहिबिटर्स के साथ नहीं दे सकते। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर एक और जो मैकेनिज्म है वो जो मतलब यूजुअली किसी भी किस्म की जो डिहाइड्रेशन अगर हुई भी है, अब डिहाइड्रेशन किसी भी किस्म की हो सकती है, फ्लूइड लॉस हो गया है, ब्लड लॉस हो गया है, बॉडी के अंदर वॉल्यूम डिप्लीशन हो रहा है, कोई भी रीजन पीछे हो सकता है, जो वॉल्यूम डिप्लीशन अगर कोई हो रहा है उसमें एस इनहिबिटर्स जो है वो उस कंडीशन में किडनी डैमेज को इनहांस करता है। ठीक है, तो यानी इधर आपको जो है देखना है कि पेशेंट को अगर वॉल्यूम की जो है वो अंडरलोड पड़ा हुआ है या पेशेंट जो है वो सिवियरली डिहाइड्रेटेड लाइक डायरिया हुआ है, उसको सिवियर किस्म की वॉमिटिंग्स चल रही हैं, पेशेंट मुंह से खा नहीं पा रहा है, जो भी खा पा रहा है वो निकाल दे रहा है, ठीक है, या किसी भी वजह से यूरिन का आउटफ्लो बढ़ा हुआ है, वॉटेवर पर्सपिरेशन बढ़ी हुई है, या बहुत ज्यादा मैसिव ब्लीडिंग हुई है जिसके नतीजे में ब्लड का वॉल्यूम गिर है, ऐसी तमाम कंडीशन में एस इनहिबिटर्स जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, इन मतलब एक तरह से ये समझ लें। अच्छा, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन के हवाले से मैं बता रही हूँ कि एनी डिहाइड्रेशन, मतलब कोई सी भी डिहाइड्रेशन है उसके अंदर आप यूजुअली कोशिश ये करेंगे कि एस इनहिबिटर नहीं दिए जाएं। दूसरा, प्रेगनेंसी अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में भी सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप समझ लें 4th मंथ से लेके बर्थ तक का जो टाइम है इसके अंदर
यानी 9th मंथ का जो एंड होता है तब तक आपने एस इनहिबिटर्स पेशेंट को नहीं देने हैं। वजह उसकी ये है कि जो फीटल जो किडनी है उसकी जो डेवलप हो रही है किडनी, उसकी डेवलपमेंट में इंटरफेयर करती है ड्रग। ठीक है, अगेन उसके नतीजे में क्या हो सकता है कि फीटस जो है उसको जो है वो डैमेज किडनी हो सकती है। उसके अलावा फिर फीटस की जो लिम्स हैं उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, और क्रेनियल ऑसिफिकेशन का जो प्रोसेस है, यानी जो आपके जो सर है उसका बंद होना या उस पे हड्डी का आना, वो नहीं हो पाता है। अच्छा, ये जो दोनों चीजें हैं, जो क्रेनियल ऑसिफिकेशन या जो फीटल लिम्ब एबनॉर्मेलिटीज किस तरह होती हैं, ये मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो है वो रास मैकेनिज्म को अफेक्ट करेगी, तो उसके नतीजे में जो फीटल जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्वियसली कम होगा। तो जब वो किडनी को जो कम होगा तो उसके नतीजे में जो है वो फीटस की जो किडनी है वो डैमेज हो सकती है। बाकी दोनों के बारे में मुझे कुछ मिला नहीं, अगर मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बता दूंगी। इसके अलावा इंटरेक्शन के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो पोटेशियम सप्लीमेंट्स, पोटेशियम सप्लीमेंटेशन का क्या है कि पोटेशियम सप्लीमेंटेशन जो है वो क्या कर रहा है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि एस इनहिबिटर्स खुद भी पोटेशियम की हाइपरकैलेमिया करा रहे होते हैं, यानी पोटेशियम को इनहेंस करवा रहे होते हैं। अब जब अगर आपने पोटेशियम सप्लीमेंटेशन दी हुई है तो वो वैसे ही पोटेशियम लेवल्स को इंक्रीज कराने का काम कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके पोटेशियम, मतलब समझ लें कि हाइपरकैलेमिया जो है, समझ लें कि इसको आप क्यों क्या कैसे कहेंगे कि काफी, मतलब इस तरह से समझ लें किलर को हाइपरकैलेमिया करवा सकता है। किलर हाइपरकैलेमिया या फेटल हाइपरकैलेमिया ले सकता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, अगेन आपका जो हार्ट है उसके अंदर जो है वो टैकीएरिथमिया, उससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर पोटेशियम की सॉरी किलर हाइपरकैलेमिया से मुराद है कि मतलब बहुत ही सिवियर किस्म का ब्रेडीरिथमिया हो सकता है, या सिवियर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये बेसिकली काफी प्रॉब्लम कर सकता है और पेशेंट के लिए हार्ट फेलियर की तरफ भी पेशेंट को ले जा सकता है। तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो जरूर कोशिश करें कि इन चीजों को अवॉइड किया जाए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हवाले से जैसे हमने बात की कि कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर आपको ये एस इनहिबिटर्स फायदा दे सकते हैं। पहली चीज जो है कि हार्ट फेलियर जो है उसके अंदर किस तरह से कि जो रास मैकेनिज्म है हार्ट फेलियर में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे कंट्रीब्यूट करता है, से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसका हार्ट फेलियर है, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको, जैसे मैंने कहा कि रास मैकेनिज्म जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करता है, ठीक है, यानी इंक्रीज बीपी। अब ये जो इंक्रीज बीपी है ये फेल्ड हार्ट के ऊपर जाके नेगेटिवली रिस्पॉन्स करता है। हार्ट पहले ही थका हुआ है, ठीक है, पहले ही ओवरबर्डन्ड है। जब बीपी ज्यादा होता है तो उसके नतीजे में हार्ट की जो एक्टिविटी है वो फर्दर डिटीरियोरेट करती है, और हार्ट फेलियर जो है वो मजीद बढ़ता चला जाता है। तो कोशिश ये की जाती है, जब हम पेशेंट, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि उनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे रखा जाए, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे रहेगा तो हार्ट के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। अगर हार्ट पे बर्डन कम पड़ेगा तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि हार्ट जो है वो जरा बेहतर तरीके से काम कर सकेगा और मजीद खराबी की तरफ नहीं जाएगा। तो हार्ट फेलियर इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया हम ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्यूट किडनी डिजीज के अंदर जो है वो यूजुअली अक्यूट किडनी डिजीज को ये डिपॉजिट करता है, यानी और बढ़ाता है। तो उस टाइम पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जी इसकी या तो डोजेस को कम रखा जाए या फिर डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो किडनी डिजीज में यूजुअली एस इनहिबिटर्स जो हैं वो नहीं देने चाहिए। अब हमने कहाँ कहाँ नहीं देने हैं, अगर तो प्रीवियसली किडनी डिजीज है, प्रीवियसली डिहाइड्रेटेड पेशेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, या फिर डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें भी आपको पता है कि जो पुराना डायबिटीज होता है उसके अंदर पेशेंट को नेफ्रोपैथी हो रही होती है, यानी क्रॉनिक नेफ्रोपैथी। उससे बचाने का भी जो तरीका है वो यही है कि आप जो है वो पेशेंट को जो है वो इससे अवॉइड करवाएं।
तकरीबन जो ARBs हैं उनको भी अगर आप देखें तो तकरीबन मिलते जुलते एडवर्स इफेक्ट हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि आपके इसमें मिलती है आपको एस इनहिबिटर्स में। खुसूसियत से कफ के हवाले से हम बात कर सकते हैं कि हाँ जी ARB के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि ARB जो है वो क्या एंजियोटेंसिन 2 की मतलब वो नहीं करवा रहा है, इनहिबिशन नहीं करा रहा है, यानी उस मैकेनिज्म को ही नहीं छेड़ रहा। जब वो नहीं छेड़ रहा तो ऑब्वियसली ब्रैडिकाइनिन का जो डिपोजिशन है वो भी नहीं हो पाएगा। तो जो ट्रबलसम किस्म की कफ है उससे तो आपको निजात मिल जाएगी, लेकिन हाइपरकैलीमिया के हवाले से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, हाइपरकैलीमिया ये वो कंडीशंस हैं जो कि यूजुअली आपको मिल रही होती हैं सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन ना होने की वजह से। तो ऑब्वियसली ये अपनी जगह मौजूद हैं, ये रहती हैं, लेकिन उनमें शायद कहा यह जा रहा है, जो 2-3 जगह पे मैंने पढ़ा कि उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं होती है जितनी एस इनहिबिटर्स के अंदर आपको मिलती है। ऑब्वियसली इंटरैक्शंस देखने पड़ेंगे और ऑल टुगेदर मिलते जुलते इंटरैक्शंस होंगे, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो तो वही आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखना है। अच्छा, एक और जो चीज जो थोड़ा सा मुझे कंपैरिजन एक जगह पे मिला था इनके हवाले से कि बोथ मेडिसिन हैव नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ थेरेप्यूटिक आउटकम, यानी जो 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 टारगेट है वो अचीव करती हैं दोनों ड्रग्स, यानी हाइपोटेंशन कॉज कराती हैं। ठीक है जी, लॉन्ग लास्टिंग बीपी जो रेगुलेशन है उसमें इनका बहुत अच्छा रोल है। अगेन जैसे कहा, दोनों ड्रग्स प्रेगनेंसी, हाइपरकैलीमिया और बायलेटरल रीनल स्टीनोसिस में, यानी प्रेगनेंसी और हाइपरकैलीमिया मैंने बता दिया, तीसरा मैं बता रही हूँ ये है बायलेटरल रीनल स्टीनोसिस। अच्छा, रीनल स्टीनोसिस से क्या मुराद है कि आपकी जो आर्टरी है ये इस तरह से जा रही हो, यहाँ पे आके किसी भी तरह से यहाँ पे किसी किस्म का जो है वो को प्रॉब्लम आ गया, जिसके नतीजे में जो चलती चलती ब्लड वेसल जो है वो इस तरह से करके ब्लॉक हो गई। तो दिस इज बेसिकली द स्टीनोसिस, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये जो स्टीनोसिस है, अगर तो दोनों साइड पे जो रीनल स्टीनोसिस है बिल्कुल छोटी सी जगह होती है जिसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा होता है, अब अगर उसमें आपने ये वाली ड्रग्स दे दी तो ये काफी ज्यादा किडनी को डैमेज करेगा, क्योंकि स्टीनोसिस जो है वो एग्रेवेट कर जाएगा। तो बायलेटरल रीनल स्टीनोसिस में दोनों ही ड्रग्स जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं या नॉट रिकमेंडेड हैं। ARB और एस इनहिबिटर्स एक साथ नहीं दी जा सकती, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन किस तरह से कि दोनों चूंकि एक ही तरह का काम कर रही हैं, पता ये चला कि जी एस भी बंद हो गया, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स हैं वो भी ब्लॉक हो गए, नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, कॉम्बिनेशन के नतीजे में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है ड्यू और मतलब कार्डियक टॉक्सिसिटी के नतीजे में जो मोर्टेलिटीज हैं वो बढ़ सकती हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्ट्रोक यानी ब्रेन हैमरेज या ब्रेन के अंदर जो हाइपोक्सिया है उसके चांसेस बढ़ने के नतीजे में पेशेंट को पैरालिसिस, हेमीप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, डिफरेंट किस्म का जो मतलब जो पैरालिसिस है वो हो सकता है। तो ये चीज जरूरी है कि ये चीज ना हो। ARB में जो है वो ट्रीटमेंट कंप्लायंस ज्यादा है, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव पाथवे से जो एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्जन है वो नहीं हो पाएगा। आपने डायरेक्ट जो है वो उसको ही बंद कर दिया ना, क्या कहते हैं, जो रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया, तो बेहतर कंप्लायंस आएगा। एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से एस इनहिबिटर्स का विथड्रॉल बहुत ज्यादा है, यानी आपको ट्रीटमेंट को रोकना पड़ रहा होता है। ARB में यूजुअली इस तरह का नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि कफ है तो कफ जब तक आप एस इनहिबिटर्स को विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक कफ कंट्रोल में नहीं आएगी, तो ARB के साथ ये चीज नहीं है। ठीक है जी, लेकिन ARB का एक जो है वो ये कि जी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होने के चांसेस को ये बढ़ा देता है। पीछे वजह मैंने ढूंढने की कोशिश की कि पूरा एग्जैक्ट मैकेनिज्म मिल जाए कि क्यों इस तरह से हो रहा है, वो मुझे नहीं मिला। अगर मिल जाता तो मैं आपको ऑनलाइन सेशन में जरूर बता दूंगी, लेकिन एज सच अभी तक मुझे नहीं मिला था। लेकिन ये जरूर है कि रिस्क जो है MI का, रिकरेंट MI का बहुत ज्यादा, यानी मतलब इसको यूं समझ लें कि एक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हुआ था, और उसके बाद आपने उसको जो ट्रीटमेंट जो हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है वो शुरू किया, और उसमें आपने ARB अगर दिया है हाइपरटेंसिव पेशेंट को, तो उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है ढूंढते हैं, इंशाल्लाह मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, लेकिन उसमें भी ज्यादातर उन पेशेंट को होगा जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 50% है। अगर 50% से ज्यादा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप यूं समझ लें कि जी प्रोलॉन्ग हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि जी पर मिनट के हिसाब से ब्लड कितना पंप हो रहा है हार्ट से, वेंट्रिकल से, उसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहा जा रहा होता है। अगर वो 50% से कम है तो उसमें पेशेंट की जो है वो MI होने के चांसेस
ARB के साथ बढ़ जाएंगे, उसमें फिर आप कोई और मेडिसिन देने की कोशिश करें, ये ना दें। लेकिन अगर इजेक्शन फ्रैक्शन मोर देन 50% है तो फिर दे सकते हैं, इट्स सेफ। ठीक है जी। एक एस इनहिबिटर्स में मोर्टेलिटी कम है एज कंपेयर टू ARB। क्यों, पीछे मैकेनिज्म क्या है वो नहीं मिल सका। तो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ तक इतना ही है मेरे पास। कोई और चीज इंशाल्लाह मिलेगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जजाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।